Okay guys, ready. 10.2.1 क्लियर हो गया उसका ITS वाला चार्ज लॉ और बॉयल्स लॉ। अब हम मूव कर रहे हैं 10.3 की साइड। 10.3, 4 और 5 ये तीनों टारगेट था मेरा आज और करना भी है। 10.3 कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करना है, उसका आगे का एसएलओ के स्टेट फंक्शन पता और इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन हमें डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। उससे पहले हमें समझना है कि आपके पास इंटरनल एनर्जी होता क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी बेस है। हमें पता है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वो बराबर होती है सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के, पूरे सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के। अगर मैं मार्कर ले रहा हूँ या मैं सिंपल सपोज मेरा ये कंटेनर है, इसमें गैस है, तो मैं ना इस पूरे कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी को देख रहा हूँ। तो ये कंटेनर अगर खुद मोशन में होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दूसरा इस कंटेनर की पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर है कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी की या सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के, उसके पोटेंशियल एनर्जी के प्लस उसके इंटरनल एनर्जी के। सही है? सही है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। यहाँ से आपकी इंटरनल एनर्जी आ रही है। अब हम अज्यूम कर रहे होते हैं और स्टार्टिंग से मैंने बताया हुआ है कि हम जो गैस यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, आइडियल। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, आइडियल गैस है। सही है। तो यहाँ पे मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं, इफ माय सिस्टम is at rest and no force मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी कि if my system is at rest and no force field acts on it या acts upon it। तरीके तो बता रहा हूँ, क्या मैं गा रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि मेरा सिस्टम जो वो रेस्ट पे है और कोई भी फोर्स फील्ड उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा सिस्टम रेस्ट पे है और कोई भी फोर्स फील्ड उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो अगर ये रेस्ट पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। सही है। और अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स फील्ड नहीं होगी, यहाँ पे पहले मुझे बताओ फोर्स फील्ड में किसे कह रहा हूँ? ग्रेविटी जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। लेकिन हमने ना जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी वाली क्लास में कौन था? तुम देना कंजर्वेटिव फील्ड याद है? कंजर्वेटिव फील्ड किसी को पता है क्या होगी? चलो छोड़ दो, कंजर्वेटिव फील्ड छोड़ दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ से मैं छोड़ूं, ये नीचे गिरेगा किसकी वजह से? ग्रेविटी। यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मास से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहा है, तो ये एक फोर्स होगी, मास इनटू ए फोर्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड है? फोर्स फील्ड है। ओके, यहाँ पे कहूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो इसे नीचे खींच रही होती है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मेरे पास क्या कहते हैं, ये नीचे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो या मेरे पास कोई फील्ड फोर्स फील्ड ना हो, यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी आ गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाऊँ जो प्रीवियस हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 का। इलास्टिक के पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसमें भी आपके पास है ना स्प्रिंग के एक अलग से कांस्टेंट होता है, उससे मैं खींचूंगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है स्प्रिंग के ऊपर अंदर, जिस वजह से मोशन होता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल है कि ना पोटेंशियल एनर्जी से रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मेरे पास यहाँ पे फोर्स फील्ड जो कि मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ना हो, तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ना नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी उसके बाद मेरे पास है ना यहाँ पे इसे मैं यहाँ पे रखूँ या ऊपर रखूँ या कहीं पे भी रख दूँ, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। बिकॉज मैं यहाँ पे छोड़ूंगा वो यहीं पे ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज कोई फोर्स नहीं जो उसे नीचे खींचे। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं होगी, कोई भी फोर्स फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा है
कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो भी जीरो है, सही है। अब मेरी टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ इंटरनल के, बिकॉज़ वो दोनों जीरो हो गए। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने अज्यूम किया, अज्यूम दैट अ सिस्टम इज एट रेस्ट, हमारा सिस्टम रेस्ट पे है और कोई भी फोर्स फील्ड उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। तो मेरे पास अब नाउ माय टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ओके, थोड़ा बहुत रेफरेंस बहुत करीब आ गए हैं, इनको हमने हटा दिया। अब और भी आगे जाना है। इंटरनल एनर्जी आपके पास डिपेंड करती है, पहले देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास। ओके, लेकिन वही लिख लेता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, तो मैं काइनेटिक एनर्जी MOL लिख रहा हूँ। ओके, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक में। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें पता है हमारे पास गैस कौन सी है, आइडियल। और फोर्थ या फिफ्थ एक ऐसा हमने ना पोस्टुलेट भरा था अभी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर तब तक कोई फोर्स नहीं लगाता जब तक कोई कोलिजन ना हो। ओके, मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स फील्ड नहीं है। यहाँ पे हम आइडियल गैस ले रहे होते हैं, यहाँ पोस्टुलेट को सब साइड करो। आइडियल गैस में आपके पास कोई फोर्स फील्ड नहीं होती, या सिंपल समझो आइडियल गैस में आपके पास मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी आर अज्यूमिंग आवर गैस टू बी क्या कहते हैं कंप्लीटली आइडियल, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज क्या होगी, जीरो, बिकॉज आपके पास आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स फील्ड एक्ट नहीं करती, उसकी वजह से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फाइन, अब आपके पास मैं उस स्टेटमेंट को पूरा लिख लूंगा यहाँ पे, फिर मेरे पास हो जाएगा टोटल एनर्जी बराबर टू इंटरनल एनर्जी, वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के। अब मैं अभी तक एसओ तक नहीं पहुंचा, पीछे ही चल रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की तीन टाइप्स की हो सकती है। मोशन की क्या टाइप्स होती हैं आपके पास, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सही है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम ना डिस्कस करते हैं हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वगैरह पे, तो यहाँ पे हमें ना उसे निगलेक्ट कर देंगे। ओके, या सिंपली क्या हमारे बुक में ऐसे निगलेक्ट किया हुआ है, हमारे बुक में ये तकरीबन एक पेज के ऊपर इसको निपटा दिया है, इस पूरे ऐसे लोगों ने इस पूरे टॉपिक को। तो यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो मैं थोड़ा और अच्छे से देखूँ क्या होती है, उससे हमें ना डील कर रहे होते हैं। मैं कोई स्टेटमेंट करके बताना चाहता हूँ, अगर मुझे मिल जाए लिखी हुई हो तो। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डिस्कस्ड एंड इज सिग्निफिकेंट एट हाई टेम्परेचर, ये चीज़ मैंने बताई, उसकी वजह से हम इसे क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब कौन सी दो बची, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, हम वाइब्रेशनल को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो होती है आपके पास, आ गया, कौन सा मोशन होता है, जब एक एक्सिस के इर्द गिर्द कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा। अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक ट्राइटोमिक पता होगा ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड है, तो ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस होगा। ओके, या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिसके इर्द गिर्द वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ बुक के हिसाब से हमारे पास जो आइडियल गैस दी गई है वो कौन सी है, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटम वाला। तो यहाँ पे हम आगे जो डील करने वाले हैं वो सिंगल एटॉमिक या मोनो एटॉमिक गैसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ही मॉलिक्यूल रख दिया। लेकिन देखो, एक मॉलिक्यूल है वो भी अपने इर्द गिर्द रोटेट तो करेगा ना,
लेकिन ये मॉलिक्यूल का रेडियस इतना छोटा होगा कि उसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके लिए हम उसे भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। सही है। अब हम डिफाइन करते हैं इसको कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मैंने बता दिया, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल को हम हाई टेम्परेचर पे डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास हाई टेम्परेचर का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट। दूसरा बचा आपके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। रोटेशनल आपके पास है ना, जब आपके पास डाई या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉली एटॉमिक हो, तब आप उसका ना ज़्यादा अफेक्ट होता है या सिग्निफिकेंस होती है। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल से, मोनो एटॉमिक से हमारे लेवल पे। तो सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसके पास रेडियस रोटेशनल इफेक्ट तो होता है, लेकिन वो बहुत उसका छोटा रेडियस जो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सही है। तो रेडियस के छोटे होने की वजह से उसका रोटेशनल इफेक्ट हो जाता है नेग्लिजिबल, उसकी वजह से आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाती है। बची आपके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। सही है। अब मैं डिफाइन करूंगा इंटरनल एनर्जी इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ओके, तो ओके, मैं कह रहा था आपके पास जो इंटरनल एनर्जी वो बराबर हो जाएगी अब आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। ओके, और यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन भी किया था, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया, हालांकि डिफाइन का कोई ऐसा नहीं था, मैंने बेसिक से यहाँ से पकड़ा यहाँ तक पहुँचा दिया, और मुझे बताओ यहाँ पे अब आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ओके, इसे अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ब्रेक खत्म। काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ मैंने इंटरनल एनर्जी बता दिया। अब यहाँ पे मैं बताऊँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज जब हम ले रहे थे तो हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, टेम्परेचर के अब सुनो, इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है वो है आपके पास U। इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल है वो आपके पास होता है U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि सिंस आपके पास इंटरनल एनर्जी जो बराबर है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, 1 ही होगा, सिंपल। सही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी U है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी एवरेज के, या आपके पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। सही है। और ये आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ U आपके पास बराबर क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे वैसे लोग की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोग कहता है कि एक्सप्लेन करो कि इंटरनल एनर्जी आपके पास स्टेट फंक्शन होता है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये समझोगे तो पता चलेगा कि कौन सा वाला क्या कहते हैं एट्रीब्यूट है, कौन सी वैल्यू आपके पास कौन से फंक्शन में आती है। सही है। मैं कहता हूँ मेरी जेब में 300 रुपए थे, गरीब बंदे, सुबह को 300 रुपए मेरी जेब में थे, तो ये मेरी जेब की स्टेट है कि मेरी जेब की स्टेट है, मेरी जेब में 300 रुपए थे, अभी शाम का वक्त हो चुका है, खा पी के आ रहा हूँ, मेरी जेब खाली हो चुकी है, 0 रुपीज है मेरे पास। ओके, 300 रुपए मेरे पास क्या था, स्टेट 1। अभी मैं दूसरे टाइम पे शाम के वक्त देख रहा हूँ मेरे पास जेब खाली है, ये मेरे जेब की क्या है, स्टेट 2। 300 रुपीज से 0 रुपी कैसे हुआ, ये मतलब कैसे हुआ, 300 रुपीज से 0 रुपी कैसे हुआ, इस कैसे का जो जवाब देगा वो देगा आपका पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिस्कस करता है कि आपके पास के जो चेंज आ रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट, मतलब
प्रेशर 1 से लेकर प्रेशर 2 की तरफ जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों कैसे, जैसे जो सवाल है वो डिस्कस करता है आपका पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन हमारा नहीं, उसे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा मतलब बता रहा हूँ। लेकिन देखो P1 से P2 तक पहुंच गया। अगर मेरा कंसर्न सिर्फ इसी चीज से हो कि मेरे पास 300 रुपए थे, अभी शाम को मेरे पास 0 रुपए, मेरे पास बस यही डेटा है कि सुबह को 300 रुपए थे, अभी शाम को 0 रुपए, तो 300 और 0 रुपए ये मेरे पास स्टेट 1 स्टेट 2 ये दो स्टेट है। इन दो चीजों का मुझे डेटा पता है, सही है। 300 से 0 रुपए कैसे हुए, क्यों हुए, उसका डेटा मुझे नहीं गिवन और ना ही उससे मेरा कोई कंसर्न है, सही है। जब हमारा कंसर्न सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट से हो और इनिशियल से फाइनल स्टेट तक कोई बॉडी या कोई सिस्टम या कोई चीज कैसे पहुंची इस चीज से हमारा कोई कंसर्न ना हो, तब आपके पास जो फंक्शन होता है वो होता है स्टेट फंक्शन, जो कि डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेट आपके पास क्या है और फाइनल स्टेट आपके पास क्या होगी। वो डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचा। ज़िबानी बता दिया, लिख रहा हूँ यहाँ पे कि स्टेट फंक्शन is concerned only with the initial and final state of function. Oh, sorry, state of a variable या system. ये क्या है, सिर्फ कंसर्न है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम्स एंड डज नॉट doesn't depend upon the path in the process। ये डेफिनेशन लिख लो कि आपके पास जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट वेरिएबल की, उसके ऊपर। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ना वो किस पाथ को फॉलो करते हुए, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने स्टेट से चेंज किया उसने, यानी कि वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में पहुंचा किस प्रोसेस के तहत, ये नहीं पूछता। वो बस ये देखता है कि इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या है, बस ये दो चीजें हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये होगा आपका स्टेट फंक्शन। और आपके पास एग्जांपल्स स्टेट फंक्शन की आ जाती हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद अलावा क्या है, एक ही आपका इंटरनल एनर्जी आ गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से आ गया, ये वो पाथ फंक्शन नहीं है ना, स्टार्ट और एंड को देखते हैं, पाथ कौन सा फॉलो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट पाथ फंक्शन है। वहाँ पे तुम क्यों जा रहे हो डायनामिक्स यार, पढ़ेंगे। चलो अच्छी चीज है। अभी हम यूज कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास मेन चीजें जो होती हैं क्या होता है, टेम्परेचर को हमने पहले डील किया है, प्रेशर को डील किया है, उसके अलावा क्या था, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन तीन चीज़ों को डील किया है। ये तीनों आपके पास क्या है, टेम्परेचर आपके पास, ये तीनों आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन, सही है। और उसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा ये क्या है, क्या बराबर है, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है। आगे आखिरी टॉपिक आपका होगा इंथैल्पी। इंथैल्पी भी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यार, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे आपके पास स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट ये आपके पास पाथ फंक्शन होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, व्हाट इज एंथैल्पी, जाकिर एंथैल्पी अपना लास्ट टॉपिक से करेंगे, आएगा वो लास्ट में पढ़ेंगे।
आपके पास यहाँ तक याद रख लो कि आपके पास एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और जो क्या कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट आपके पास कौन से फंक्शन थे? पांच फंक्शन। यहाँ पे एक और ऐड कर लो कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो भी स्टेट फंक्शन है। क्लियर है? एसलो होता है कंप्लीट। एसलो कह रहा था कि आपको डिफाइन करना है, अगेन एक्सप्लेन करना है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो कि डिपेंड नहीं करती पाथ के ऊपर। प्रूफ हो गया? इसकी ये डायग्राम आती है वो भी देख लो, पीवी डायग्राम जिसे कहते हैं। बस पीवी ग्राफ होता है जिसमें आप वाई एक्स पे प्रेशर को रख रहे होते हैं, एक्स एक्स पे आप वॉल्यूम को रख रहे होते हैं। सही है? अगर मैं कहता हूँ ये मेरा स्टेट 1 है, सही है, पॉइंट 1 है, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर क्या है P1 और टेम्परेचर मेरा T1 है, सही है। और दूसरी मेरी स्टेट जो है वो ये वाली है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरा प्रेशर T2 है, वॉल्यूम 2 है और टेम्परेचर भी मेरा 2 है। तो मेरा स्टेट चेंज हो गया। ओके, अब वो कौन से पाथ से हुआ ये हमारा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये डायरेक्टली कुछ इस तरह से इसका स्टेट चेंज हुआ, या इसका स्टेट कुछ इस तरह से चेंज हुआ, या इस तरह से चेंज हुआ, या इस तरह से चेंज हुआ, किसी भी तरह से चेंज हुआ, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मुझे बस पता है इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये है। तो ये आपके पास डायग्राम होती है, बुक में थोड़ा इज्जत वाली बनी हुई है, वो कुछ इस तरह से आई गेस ये वाली आपके पास बुक में डायग्राम बनी हुई है ना। तो ये पीवी डायग्राम हो गई। आपका एसओ नंबर 10.3 होता है कंप्लीट। अब आपका आता है 10.4 जो कि वर्क और हीट के बारे में है। वर्क क्या होता है? चैप्टर नंबर 4 पूरा भरा हुआ है। वर्क क्या होता है? हाँ साधुला, वर्क क्या है? वर्क क्या होता है भाई? किसी को नहीं पता क्या वर्क? पाथ फंक्शन अभी तो बताया वो पाथ फंक्शन, लेकिन उसकी डेफिनेशन